दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसके एक एक पॉइंट पर जा करके ना हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो अभी से ही भैया वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो तुम सब्सक्राइब, जल्दी से कर दो, तुरंत 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 जल्दी करो सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के पास जल्दी से भेजो, अभी, क्योंकि अभी मैं जब पढ़ाने लगूंगा तो तुम हो जाओगे पढ़ते पढ़ते इसी में लीन और फिर तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए अभी जो करना है वो कर दो, ठीक है? तो अभी से लाइक वाइक कर दो सब चीजें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल मस्त, अच्छे, बिल्कुल एक भौकाली अंदाज में इस चैप्टर को, ठीक है? चैप्टर का क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। अब भैया एक अंग्रेजी में क्या बोला थे ये बता दो। एक अंग्रेजी में बोला थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? नियंत्रण जैसे हमारी शरीर, हमारी बॉडी नियंत्रित है, कंट्रोल है, मेरे को क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। ऐसे तो नहीं मैं अब तुम लोगों को मैं यहाँ पे बैठ के बिल्कुल वो शुरू कर दो, पूजा पाठ शुरू कर दो, ओम नमः शिवाय, ओम जय श्री राम, नमः शिवाय, भोले बाबा, ये वो शुरू कर दूं। ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, मैं करने लगा क्या? नहीं है, घंटी वंटी बजा के बिल्कुल मस्त से बनाने लगूं? नहीं ना, कंट्रोल हूं मैं, क्योंकि क्या पढ़ाना है मुझे यही चैप्टर पढ़ाना है। कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कंट्रोल कर रहा है हमारा मस्तिष्क। कौन सा कर रहा है? मस्तिष्क कर रहा है। और जैसे मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है वैसे मेरे एक्शन हैं। जैसा मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है वैसे मेरे एक्शन हैं, वैसे मैं काम कर रहा हूं, वैसे मैं बोल रहा हूं, वैसे मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरे पैर ऐसे चल रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही कोऑर्डिनेट हो गया, वैसे ही समन्वय हो गया। तो सभी अंगों का आपस में मिलजुल कर काम करना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। तो मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है किसको? पूरे शरीर को। इस मस्तिष्क को सूचना कैसे मिलती है? क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क बिछा देता है, एक जाल बिछा देता है, तंत्रिका जाल, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स बिछा देता है, तंत्रिका बिछा देता है। इसके द्वारा इसको जानकारी मिलती है। और हमें पता है हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन से ऑर्गन? सेंस ऑर्गन। जैसे आई, नोज, ईयर, ठीक है, टंग एंड स्किन। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन सभी से हमको सेंस होता है, अनुभव होता है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनसे हमको अनुभव होता है चीजों का। जैसे हम मीठा खा रहे हैं तो मीठे का अनुभव हमारे जीभ के द्वारा हो रहा है। कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको कानों के द्वारा सुन पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हीं सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं ग्राही। हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे पास ग्राही होते हैं, जो चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने लड्डू खाया तो हमको मीठा लगा, किसी ने हमको मिर्ची खिला दी, हमको तीखी लग गई। तो कैसे पता चला तीखा हो गया, मीठा हो गया? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन है टंग। एक बार मैं अपने छोटे वाले भाई को, रुद्र को, शायद वीडियो देख रहा हो, वो ऐसे ही ऐसे बैठा था, मिर्ची मेरे पास थी तो मैंने बोला ऐसे जीभ दिखा, तो मैं बोला आँख बंद कर, तो तेरे को कुछ खिलाता हूँ मैं। तो उसे क्या पता क्या खिलाएंगे, उसे लगा कुछ अच्छा खिलाएंगे, तो ऐसे ही आँख बंद के जीभ निकाला, मिर्ची मैंने उसको टच कर दिया। अब भाई साहब वो इतना, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा, गो मुझको ये हो गया, वो हो गया। इसी तरह एक बार मैंने लवी को, है ना, लवी जो है मेरे मौसी की लड़की है, उसको, वो छोटी सी तो है, इतनी सी, तो ऐसे ही बैठी थी, कुछ कर रहे थे हम लोग ऐसे ही, मतलब छोटे बच्चे थोड़ा सा शरारती तो होते हैं, तो वो भी ऐसे कुछ कर रहे थे। तो उसको मैंने एक मिर्चा का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, बोला इधर आ, जीभ दिखा, ऐसे जीभ टच कर दिया।
हाँ भाई, वो इस कदर रोई, इतना रोई, इतना रोई, इसकी हालत खराब हो गई। तो कैसे पता चला? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन थे, पता चला। यदि किसी व्यक्ति के पीछे आप सुई चुभा दोगे तो एक सेंस ऑर्गन और है जिसको बोलते हैं त्वचा, उस त्वचा के जरिए उसको पता चल जाएगा। तो मस्तिष्क को पता कैसे चलता है? इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। जो इंटरनल चीजें हमारे साथ होती हैं, सॉरी एक्सटर्नल चीजें हमारे साथ होती हैं, बाहरी चीजें जो हमारे साथ होती हैं, वो पता चलता है आपका सेंस ऑर्गन के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ठीक है, जैसे वातावरण में परिवर्तन, अनुकूलन, वातावरण में परिवर्तन, अनुकूलन, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमको कैसे पता चलती हैं? सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, अब हमको मेन चीज पढ़ना है कि जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है। आखिरकार नियंत्रण जो होता है वो जंतुओं में नियंत्रण किस प्रकार से होता है? तो देखो, जंतु के अंदर नियंत्रण होता है, पहला तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ठीक है, नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र की मतलब तंत्रिकाएं बिछी हुई हैं। एंड सेकेंड इज अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं नर्वस सिस्टम एंड अंतःस्रावी तंत्र को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसके दो भाग होते हैं। देखना, पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे ये है ना, बबलू। क्या है? बबलू। जैसे बबलू का देखा गया कि एक शरीर तो यहां तक है, बिल्कुल फूली फूली, ये बबलू के पैर हैं, ये बबलू का हाथ है। तो एक तो केंद्र में है, यहां से बीच से केंद्र है ना, शरीर के बीचों बीच ऊपर मस्तिष्क है ये, और फिर उसके केंद्र में एक तंत्रिका तंत्र है जिसको बोलते हैं केंद्रीय। फिर यही केंद्रीय से छोटे 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 रेशे उसके हाथ में, पैर में, पेट में, पैर हर जगह फैले हुए हैं। तो वो कौन है? वो है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है मस्तिष्क, जो ऊपर पाया जाता है, ब्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन। और दूसरा आता है मेरु रज्जु। दूसरा क्या आता है? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेरु रज्जु जो ये पिछला, ये मस्तिष्क जैसे है, यहां पे देखो ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क जब जुड़ा हो, जैसे ये आगे वाला मस्तिष्क है ना, ये यहां से अब जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड में 33 ऐसे प्रकार 33 खंड होते हैं। ठीक है, कितने खंड? 33 खंड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसको मेरुदंड बोलते हैं, उसी के अंदर ये मेरुरज्जु भरा रहता है। अब बिल्कुल पतले फाइबर्स इसके अंदर गुजरे हुए होते हैं, बिल्कुल पतले पतले फाइबर। ठीक है, जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड के अंदर ही मेरुरज्जु भरा रहता है स्पाइनल कॉर्ड। 33 खंड होते हैं ऊपर से नीचे तक, और इन्हीं खंडों से सिग्नल लगे होते हैं, इधर से कहीं और जा रहा है, पीठ में आके हाथ में, यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है। फिर वो जो पहुंच रहे हैं चीजें, वो आती है परिधि तंत्रिका तंत्र के अंदर, पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आपकी कपाल तंत्रिका आती है और मेरु तंत्रिका आती है। कौन सी? तो वो आती है कपाल तंत्रिका, और दूसरी आती है मेरु तंत्रिका। ठीक है, मस्तिष्क यहां है, इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके चेहरे में जो चीजें हो रही हैं, उसका जो
अनुभव है वो कौन मस्तिष्क कैसे लेगा, तो कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा लेता है। और आपके शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके सेंस ऑर्गन सेंस कैसे करेगा, तो मेरु तंत्रिका के द्वारा करता है। तो हमें पता चल गया कि जंतुओं में जो नियंत्रण होता है भैया वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट तंत्रिका तंत्र एंड सेकंड अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो अपने कॉपी में जल्दी से इस चीज को नोट डाउन करिए, जल्दी से इस चीज को नोट डाउन करिए, ठीक है। हम बार बार एक चीज का नाम ले रहे हैं, वो नाम है तंत्रिका। क्या है तंत्रिका, कैसी होती है तंत्रिका कोशिका? तो अब हम जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती। देखो इमेज बना देते हैं, आप कभी ना कभी इसको देखे ही होंगे। ऐसे करके कुछ तंत्रिका तंत्र हमारा बना होता है, ठीक है। और यहां से कुछ ऐसे सिग्नल्स निकले हुए होते हैं, दूसरी तंत्रिका में जुड़े होते हैं सिग्नल्स, है ना। क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं, दूसरी तंत्रिका में सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक तंत्रिका दो तंत्रिका तीन ऐसे करके तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। जो तंत्रिका के अंदर यहां पर होता है केंद्रक, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका, डेंड्राइट्स, ठीक है। केंद्रक हुआ, इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको केंद्रकाय बोलते हैं, ठीक है। केंद्रक हुआ, केंद्रकाय हुआ, द्रुमिका हुआ। द्रुमिका के बाद ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं तंत्रिकाच, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन। ये भाग ऐसा होता है, ठीक है। ये देखो इस भाग को बोलते हैं तंत्रिकाच, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के बाद आएंगे तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा रहेगा, जिसको अंतिम सिरा क्या होता है? अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ा होता है। जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है तो ये दूसरी तंत्रिका कोशिका से अंतिम सिरा जुड़ा होता है दूसरे द्रुमिका के साथ। ये द्रुमिका है, डेंड्राइट्स है, उसके साथ जुड़ा होता है। और यहीं पर जो भाग होता है इसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं सिनैप्स, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल, नर्व कोशिका। बोला जाए तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र नर्व कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है, नर्व कोशिकाओं से। देखो यहां पे एक चीज और देखने को मिली, क्या? एक्सॉन टर्मिनल, ये जो भाग जहां पे जुड़ा होता है ये वाला, ये देखो इससे जुड़ा हुआ है, इस भाग को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। लिख लो इस चीज को, एक्सॉन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सिनैप्स, इसको बोलते हैं सिनैप्टिक नोब। तो यहां पर जो सूचना का आदान प्रदान होता है, हमें पता है इससे सूचना का आदान प्रदान होता है। तो यहां से इस द्रुमिका से यहां तक जो सूचनाएं जाती हैं वो रसायन के द्वारा जाती हैं। और मतलब इसमें जो सूचनाएं होती, नर्व में जो सूचना होती है वो पहले तो सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, और इलेक्ट्रिक इंपल्स के साथ साथ रासायनिक रूप में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें केमिकल्स के द्वारा यहां से जो सूचना एक एक्सॉन टर्मिनल से जो सिनेप्स से होकर के दूसरे डेंड्राइट्स में जो सूचना पहुंच रही है वो कैसे पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी कोई ना कोई रसायन के द्वारा। यहां पर केमिकल्स होते हैं तो सूचनाएं इलेक्ट्रिक इंपल्स के साथ पहुंचती हैं और रसायन द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कैसे? रसायन के द्वारा, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा भी। मिटा दूं इसको मैं? बताइए, मिटा दूं? हट जाता हूं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वन शॉर्ट वीडियो पूरा आप लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है। तो जंतुओं में नियंत्रण कौन कौन करता है बताइए, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, अभी तक ना बता पा रहे होगे
आप बता दोगे। ठीक है, अब बायोलॉजी में एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको समझ आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ने आए हो बायोमन से, और बायोमन हर एक चीज आपको पढ़ा देगा। ठीक है, नर्व सेल, नर्व की स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूरोलॉजी। इसके डॉक्टर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, जो मस्तिष्क में जो बीमारियां होती हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे मेरे एक मामा जी हैं, वो इस समय केजीएमसी में हैं और वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, वो इसमें काम कर रहे हैं, इन कोशिकाओं को समझ रहे हैं, इनमें ऑपरेशन करते हैं और उनको बहुत हाई फाई चार्ज रहता है। तो देखो, जो तंत्रिका कोशिका हैं, जैसे सर है, ठीक है, ये खोपड़ी, खोपड़ी में हमारी हड्डी है। ठीक है, जिस हड्डी को बोलते हैं क्रेनियम की हड्डी। क्रेनियम में 8 हड्डी पाई जाती हैं, याद रखना 8 हड्डी। इस क्रेनियम में कभी भी कोई रोग हो जाता है, यदि कोई लग वग गया, फूलने उलने लगा, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो एक रोग याद रखना कि जो मस्तिष्क में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये जो मेनिंजाइटिस रोग है ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है, नर्व सेल के द्वारा ही क्या होता है? सूचना का स्थानांतरण होता है। हमारे शरीर में कैसे भी सूचना का स्थानांतरण, फिर यहां से एक नई नर्व सेल जुड़ जाएगी, नई नर्व सेल का क्या जुड़ जाएगा? आपका डेंड्रॉइड्स जुड़ जाएगा, ये देखो जुड़ गया, फिर यहां सूचना गई। सूचना हर तरीके से पूरे शरीर में फैल करके, ये सूचना जाती कहां पे है? ये सूचना मस्तिष्क में पहुंचेगी। किसके थ्रू? सबसे पहले ब्रेन में सूचना पहुंचने से पहले वो सूचना पहुंचेगी इन 33 खंडों वाले पाइप में। उस पाइप को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो सूचना स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं सूचना को लेकर के कहाँ पहुंचाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से सूचना पहुंचती है सीधे ब्रेन में, ब्रेन उसको समझता है, फिर उसको समझने के बाद ब्रेन आंसर करने के लिए बोलता है कि भैया जाओ आंसर करो, इस चीज को जल्दी से करो। ठीक है, लेकिन एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, है ना? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसमें ब्रेन का यानी कि मस्तिष्क का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे एक बार की बात है, मैंने ऐसे सुना था, मतलब रिलेटिव्स आए हुए थे घर में, वही बता रहे थे, उनका छोटा सा बच्चा था, वो अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को तवा गरम कर लिया था, तो उस तवे में उसका हाथ छू गया था, हाथ हटा लिया। फिर वो क्या किया, छोटा सा था, सिस्टर बड़ी थी उसकी, तो बोला इसको छुआता हूँ। छोटा सा था खिलाड़ी, बिल्कुल कलेकार। तो अपनी बहन से बोला ए दीदी हाथ दिखा, तो हाथ दिखाई, उठा के तवे में रख दिया, और रखा उस साइड से हटा ली, वो हाथ जल गई हाथ में। तो बता रहे थे कि देखिए ऐसे से शरारत कर देता है ये। तो वहां से एक चीज सीखने को मिला कि जो वहां पे एक्शन हुआ था उस समय, हाथ रखी तुरंत हटा ली। ऐसा तो है नहीं कि हाथ रखने के बाद उसने सोचा कि क्या ये गर्म है, क्या ये ठंडा है, रखे रहूंगे हटा लूं। उसने कुछ नहीं सोचा, तुरंत हटा लिया। यानी कि सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था, सोचने के लिए उसके पास कोई सिग्नल गया ही नहीं। तो वो सूचना, जैसे ये है हाथ, ठीक है, और इस हाथ में उसने तवे को रखा, तवे में हाथ को रखा, तो यहां से जो तंत्रिका तंत्र थी, जो सिग्नल्स थे, वो तुरंत पहुंचे कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु पर। और वही मेरुरज्जु से सिग्नल फिर वापिस आ गए, हाथ हटा, बोले तुरंत हाथ हटा। जो मोटर न्यूरॉन्स थे उनको बोले कि हाथ हटाओ, वहां से जल जाएगा हाथ। तो वो क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का रोल नहीं होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है, देखो यहां पर इससे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में लिखा गया है। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, मस्तिष्क कार्य नहीं करता है, मतलब मस्तिष्क का काम नहीं होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं। मस्तिष्क को बाद में पता चलता है,
प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क नहीं करता है, मस्तिष्क नियंत्रण नहीं करता। इसका कौन नियंत्रण करता है? तो इसका मेरुरज्जु नियंत्रण करती है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड ही इसका नियंत्रण करती है, मेरुरज्जु। ठीक है, तो इसका नियंत्रण मेरुरज्जु कर लिया, तो स्पाइनल कॉर्ड से सीधे सिग्नल वापस आ गया। ठीक है, तो जैसे इसमें आता है जैसे गर्म लगना, छींक आना, सांप का देख करके अचानक से भाग जाना, जैसे कोई सांप आ गया, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सांप आ गया, मैं तुरंत मैं भाग जाऊंगा। पढ़ाते पढ़ाते अचानक से बोर्ड गिर आया जैसे, तो हालत खराब हो जाएगी। अचानक से, अबे भाई कभी तो बोर्ड गिरा ही नहीं मेरा, पढ़ाते पढ़ाते इसे गिरा का गिर नीचे गिर नहीं गिरा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल रिलैक्स में, भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, अचानक से बोर्ड गिरा, डर गए भाई क्या हो गया है, भागने लायक होगा भाग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सूचनाएं जाती हैं, तो वो सभी क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यहाँ पर एक आपका वो बनता है, एक चीज होता है उद्दीपन, जो पर्यावरण में रह रहे सजीव जिसके प्रति अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, स्टिमुलस, उद्दीपन, उद्दीपन, स्टिमुलस। उद्दीपन क्या होता है? जैसे मनुष्य पर्यावरण में रह रहा है, ठीक है, ठंडी गर्मी उष्मा सब चीजों का उसे आभास हो रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है ना। पर्यावरण परिवर्तन के, पर्यावरण परिवर्तन में जो सजीव होता है वो अनुक्रिया करता है, जिस प्रकार से वो अनुक्रिया करता है, ठीक है, वही होता है स्टिमुलस, वही को बोलते हैं हम लोग उद्दीपन। ठीक है, लगातार जो सजीव है वो इन्वायरमेंट के टच में रहता है, ठंडी आई, गर्मी आई, बरसात आई, वैसे ही वो अनुक्रिया करता है, तो वो होता है स्टिमुलस। ठीक है, पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। अनुक्रिया मतलब एक्शन देते हैं, कैसे उनको एक्शन करना है। अगर तेज आग लग गई तुरंत भाग गए, अगर धीरे धीरे आग लग रही है तो गर्मी का मजा ले रहे हैं। ठीक है, जो प्रतिवर्ती चाप होता है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कि उद्दीपन हुआ, हमारे हाथ में उद्दीपन हुआ, उद्दीपन मतलब पर्यावरण में परिवर्तन में जो सजीव अनुक्रिया कर रहा है, तो हमारे हाथ में आग लगी, मान लेते हैं हमारे हाथ में उद्दीपन हुआ, ठीक है, हमारे हाथ में आग लगी, तो क्या होता है कि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, कौन से सेंसरी ऑर्गन के जो सेंसरी न्यूरॉन हैं उसको पता चली कि भैया आग लग गई। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन वो सेंस को सीधे ले गई कहां पे? मेरुरज्जु पे। ठीक है, कौन ले गया? संवेदी अंग ले गया मेरुरज्जु पे, बताने के लिए। बहुत कम सेकंडों में होता है ये। ठीक है, मेरुरज्जु के पास ले गए बताने के लिए। कौन? सेंसरी ऑर्गन, त्वचा ले गई। फिर मेरुरज्जु ने वहां पर प्रतिसारण तंत्रिका को आदेश दिया कि तुरंत हटाओ। कौन सी? प्रतिसारण तंत्रिका। ठीक है, प्रतिसारण तंत्रिका जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन्स को आदेश दिया कि भैया देखो वहां पे आग लग गई, जल्दी से हटाओ। मस्तिष्क पे सूचना नहीं गई है, रिले न्यूरॉन्स आया। रिले न्यूरॉन्स ने प्रेरक कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को सूचना दिया। ठीक है, जिसको बोलते प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन, कि भैया अपनी मोटर लेके जाओ, तुरंत हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगी, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। तो वो तुरंत गया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन्स तुरंत काम करने आया। कहां पर? अनुक्रिया पर, कार्यकारी अंग पर पहुंचा। ठीक है, वो कहां पर पहुंचा? तो वो पहुंचा कार्यकारी अंग पर। कार्यकारी अंग पर हुआ, तुरंत अनुक्रिया हुई, तुरंत एक्शन हो गया। कैसा एक्शन हुआ? आपने हाथ वहां से तुरंत हटा लिया। तो ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती जो अनुक्रिया होती है, यहां पे जो अनुक्रिया हो रही, वो 3 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं: ऐच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है,
जो ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, ऐच्छिक मतलब अग्र मस्तिष्क से उसको नियंत्रित किया जाता है। जो अनैच्छिक अनुक्रिया होती है वो मध्य और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित किया जाता है। जो क्रियाएं हमारे इच्छा के बगैर होती हैं वो मध्य और पश्च से नियंत्रित किया जाता है, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो मेरुरज्जु से नियंत्रित किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो इसको क्या करें, लिख लीजिए, मिटा देते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिए और इसकी नोट्स को बनाते हुए चलिए, लिखते चलिए, क्योंकि खुद की बनाई नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी। आप जितना खुद से नोट्स बनाएंगे, उसी को जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, आप बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि नोट्स अपनी खुद बनाओ, किसी दूसरे की नोट्स पर भरोसा मत करो। पॉइंट है हमारा ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। लिख लो, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। सबसे पहले देखते हैं मानव मस्तिष्क का वेट 1400 से 50 ग्राम का होता है, एक एडल्ट का, एक मेल का। और यदि फीमेल के मस्तिष्क की बात की जाए तो आप लिख लीजिए 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, मस्तिष्क की स्टडी कहलाती है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। इसके डॉक्टर कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है ना। क्या है कि मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। बिना मस्तिष्क के आपके शरीर में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। उसमें मस्तिष्क इन्वॉल्व होगा, उसको पता चलेगी एक एक जानकारी, एक एक कोशिका की उसको जानकारी रहती, लिख के रखा रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन छुट्टी ले रहा है, कौन कब काम पे आ रहा है, कौन काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबकी जानकारी रखता है कौन? मस्तिष्क। उसी हिसाब से हमारे सारे अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, हृदय वगैरह सब मिलकर के हमारा काम करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है? क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहा होता है मस्तिष्क। ठीक है, इसलिए किसी को एकदम से सुलाना हो तो यहाँ पे सर में जो लोग मार देते हैं मर जाते हैं वो, फिर तुरंत ऐसे घूम भी नहीं पाते हैं। सर में अगर पड़ा कुछ चीज गया, इसीलिए सर की चोट बहुत खराब होती है ना। तो मस्तिष्क के यदि भाग देखे जाए तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। चलो यहीं पर बताते हैं मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को हमने बोला फोर ब्रेन। ठीक है, मध्य को बोला हमने मिड ब्रेन, पश्च को बोला हिंड ब्रेन। ठीक है, अध्य मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हुए? सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। इस सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रमस्तिष्क भी हम बोलते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रम होता है इसका मुख्य कार्य होता है स्मृति। ठीक है, मेमोरी इसका मेन काम होता है, याद करना। सब आगे वाले मस्तिष्क जो यहाँ पे आगे होता है ना, उसी का काम होता है याद करना। ठीक है, सोचने समझने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, ये सभी काम करता है सेरिब्रम। ठीक है, क्या करता है? सेरिब्रम। क्योंकि इसको संवेदी आवेग प्राप्त होते हैं। जो
पांचों सेंस होते हैं वो सभी सेंस इसी के पास लेकर के जाते हैं, सेरिब्रम के पास, ठीक है, प्रमस्तिष्क के पास। और ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है। ये ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है, ऐच्छिक पेशियों की गति को ये नियंत्रित भी करता है, ठीक है। ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। ये जो थैलमस होता है, ये थैलमस आपकी बाहरी चीजों को कंट्रोल करता है। बाहर की जो चीजें हो रही हैं वो सभी चीजें कंट्रोल करेगा थैलमस। जो बाहर से चीजें आपकी आ रही सेंसरी ऑर्गन से, थैलमस। जो आपके अंदर, ठीक है, भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, रोमांस, ये सभी की जो फीलिंग्स आती हैं वो सभी कंट्रोल करता है कौन? याद रखना, हाइपोथैलमस। कौन करता है इसको कंट्रोल? कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलमस। ये जो ऐच्छिक जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। कौन करता है बताओ? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेरे दोस्त कौन करता है बताओ? तो आप बताओगे भैया जो अग्र मस्तिष्क होता है वही हमारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं उनका नियंत्रण करता है। क्या आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क को कितने परसेंट, है ना, कितने वाट की इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे मस्तिष्क के पास? तो हमारे ब्रेन के पास 23 वाट की इलेक्ट्रिसिटी होती है। और ब्रेन को हमेशा शरीर के 20% ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होता है। जब हमें नींद आती है ना, जैसे कहीं हम पब्लिक प्लेस पे हैं, ठीक, जैसे हम एक बंद कमरे में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वहां पर जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारा मस्तिष्क सोने लगता है। 20% से ऑक्सीजन का लेवल यदि घटने लगा तो ब्रेन हमारा सोने लगा, ठीक है। मस्तिष्क की जो ऊपर स्कल होती है, खोपड़ी होती है, ठीक है, मजबूत भाग होता है ना, नहीं तो ऐसे कोई मस्तिष्क मार दे, गिर जाए, टूट गया, लग गया, उसको बोलते क्रेनियम की परत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 वाट और ऑल टाइम एक्टिव रहता है हमारा ब्रेन, ऑल टाइम एक्टिव रहता है। जैसे हमारा हार्ट बचपन से लेकर के मरते दम तक कार्य करता है, उसी तरीके से हमारी किडनी भी काम करती रहती हैं। तो सारे अंग हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। भाई इन सभी अंगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें कर रही हैं सही तरीके से। इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, हेल्दी होकर के, स्वस्थ होकर के मैं खड़ा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो पाता, बीमार रहता, ये होता वो होता, कुछ और चीज़ें हो रही होती मेरे साथ, है ना। तो हमें अपने सारे अंग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह आप जब भी उठिए सबसे पहले अपने सभी अंगों का नाम लीजिए, उनको नमस्ते कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए, फिर जाइए अच्छे से सभी अंगों की साफ सफाई कीजिए, ठीक है, ब्रश मंजन सही तरीके से, नहाना धोना, ये सब चीज़ें करके आप अपने डेली रूटीन को शुरू करिए, ठीक है। जो मध्य मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन, इसके अंदर एक चीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं कारपोरा, ठीक है। हमको जो चीजें सुनाई देती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? जो चीजें हमें सुनाई देती हैं, मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती, पहली कारपोरा, दूसरा सेरिब्रल, ठीक है। देखने, सुनने, ठीक है, देखने व सुनने के लिए, क्योंकि हम जो चीज देख रहे हैं वो चीज जा रही है ब्रेन पे। ब्रेन में कहां जा रही है? तो ब्रेन में जा रही है वो, खड़ा हो जा, मुझे गुस्सा मत दिला, ठीक है। ब्रेन में कहां जा रही है? तो ब्रेन में जा रही है मिड ब्रेन के पास। अब मिड ब्रेन का एक भाग है कारपोरा और दूसरा भाग है सेरिब्रल। तो मिड ब्रेन में वो कारपोरा के पास जा रही है सिग्नल्स। अगर कारपोरा आपका अच्छा हुआ तो आप जो बाहर से सुन रहे हैं आपको अच्छे तरीके से सुनाई देगा। और ये कारपोरा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिड ब्रेन के पास, ठीक है। और अगर आपका कारपोरा ही खराब हुआ तो फिर जो सुनाई दे रहा सुनाई नहीं देगा सही तरीके से। इसलिए कारपोरा का सही होना बहुत जरूरी है। जिसका कारपोरा खराब रहता है उसको सुनाई सब देगा, लेकिन वहां पे अंदर पहुंचेगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा दिमाग में क्या बोला, आ करता रहता है, कुछ देखेगा और
दिमाग समझ ही नहीं पाएगा, कारपोरे खराब है ना जब, तो फिर भोंदू हो जाएगा वो। ठीक है, जो यहाँ पे सेरिब्रल होता है ये मेरुदंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है सेरिब्रल, वो मेरुदंड को नियंत्रित करता है। हमने देखा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के बाद हम देखते हैं अनुमस्तिष्क के बारे में, जिसको बोलते हैं सेरी। ये हुआ सेरिब्रम, ये हुआ सेरिब्रल, ये हुआ सेरिबेलम। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स वोरोलाई, और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। जो अगर जो लोग दारू पी लेते हैं, ठीक है, नियंत्रण का केंद्र होता है। ठीक है, ये जो अनुमस्तिष्क होता है ये बैलेंस करता है। ठीक है, बैलेंस करता है बॉडी को। शरीर के नियंत्रण का केंद्र होता है कौन? सेरिबेलम। ठीक है, शरीर को बैलेंस करके रखता है सेरिबेलम। और जब लोग जो दारू वारू पी लेते हैं ना, नशे की चीजें का सेवन कर लेते हैं, तो उनका सेरिबेलम ही खराब हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल में ही नहीं रहता। जब सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मैं सही तरीके से खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। पढ़ाने आऊंगा इसे झम से गिर जाऊंगा, अबे भाई पकड़ मुझे, पकड़ पकड़ पकड़, खड़ा हूंगा ऐसे पकड़ पकड़, ऐसे पकड़ पकड़ के पढ़ाता रहूंगा, है ना, ऐसे गिरता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है मेरा शरीर का। तो जब दारू पीने के बाद शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होता है सेरिबेलम। तो जो आपके आसपास में जो लोग ऐसी नौटंकी करते हैं ना, उनका सच में दिमाग ही खराब रहता है। दिमाग का जो सेरिबेलम है वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो कहाँ बोल दें, कहाँ कर दें, कैसे चल रहे हैं, कैसे पता लगे चलते चलते अचानक से नाली में गिर जाएं। किसी को कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, उनको क्या होने वाला है। तो उनका मस्तिष्क सेरिबेलम खराब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पोन्स। पोन्स हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जो भी हमारी इच्छा के बिना होती है, छींक आना, ठीक है, ये सभी चीजें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है पोन्स बोरोलाई। फिर इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर में जो पाचन होता है, रक्तचाप, वमन, इन सभी चीजों का कंट्रोल कौन करता है? तो वो करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सभी चीजें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, और भी सारी चीजों को हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये था जंतुओं में नियंत्रण का सिर्फ एक पार्ट, और वो पार्ट है आपका तंत्रिका तंत्र। दूसरा पार्ट है अंतःस्रावी तंत्र। अब देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ठीक है, मिटा दें, चलो। अभी जंतुओं में नियंत्रण देख रहे हैं, फिर हमको देखना पड़ेगा पौधों में नियंत्रण कौन 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 से, मतलब कैसे होता है ना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं, हेडिंग बना लो, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर 3 चीजें पाई जाती, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि के पास कोई भी नलिका नहीं होती है, और ये हार्मोन्स का स्रावण करती है। किसका? हार्मोन्स का। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इसके द्वारा भी हमारे शरीर में कंट्रोल होता है, ये नलिका विहीन होती है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि नलिका रहित होती है। ठीक है, जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती है, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये अपने सामान को, अपने पदार्थ को रक्त में डाल देती है सीधे।
ठीक है। जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो नलिका रहित, नहीं नलिका रहित होती है। ठीक है, नलिका इसमें पाई जाती है। वो अब जो खाना, वो जो चीज़ें बनाती है उसको नलिका में डालती है, नलिका को लेके जैसे फैला के वहां पर पहुंचती है। ये स्रावित करती है किसको? एंजाइम को। जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसमें नलिका भी होती है, विदाउट नलिका भी होती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि हम देखते हैं कि वो एंजाइम प्लस हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती है। जैसे हमारी मिक्स्ड जो ग्लैंड है वो है अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि एक हार्मोन्स को स्रावित करती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, है ना, और वो एंजाइम को भी स्रावित करती है। पेप्सिन, एमाइनेज, ट्रिप्सिन वगैरह जो है एंजाइम को भी ये अग्न्याशय ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स के द्वारा कंट्रोल होता है और ये हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चला। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि हमारी सलावरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सभी हो गई बहिस्रावी। मिश्रित ग्रंथि आपका एक एग्जाम्पल हो गया आपका अग्न्याशय। देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, देखो पीयूष ग्रंथि को सबसे पहले इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। शरीर की लंबाई चौड़ाई के लिए ये एक हार्मोन्स निकालती है जिसको बोलते हैं जीएच हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है एडीएच हार्मोन्स, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। फिर एलएच हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। फिर एफएसएच हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, और ये मास्टर ग्रंथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ढेर सारे हार्मोन्स को निकालती है। शरीर के काफ़ी हिस्से को ये अपने हार्मोन्स के द्वारा इफेक्ट करती है ना। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है, कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो गया, कोई व्यक्ति की लंबाई बढ़ी ही नहीं। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी निकालती है। प्रोलैक्टिन, जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा दूध पीता है, तो उसको दूध पीने के लिए भैया प्रोलैक्टिन, दूध ग्रंथियां दूध बनाएंगी ना, कब बनाएंगी? जब यहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के दो लोब होते हैं, द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि और पश्चिम पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। एक फ्रंटल लोब होता है पिट्यूटरी का, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको बोलते हैं पश्चिम पिट्यूटरी ग्रंथि, बैक लोब। ठीक है, तो और यहाँ से ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन्स जिसको सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं वो भी निकलता है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सब हार्मोन्स निकलते हैं मस्तिष्क से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, फर्स्ट पिट्यूटरी। एंड सेकंड क्या है? सेकंड है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यहां से जो हार्मोन्स निकलता है वो निकलता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में जो रोग होता है वो वमन बंटुता रोग होता है और घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से, है ना। इसीलिए नमक, आपके नमक में आयोडीन होता है। अगर नमक में आयोडीन ना हो, ठीक है, थायराइड ग्रंथि यच आकार की होती, तितली के आकार की। ठीक है, अगर आप मतलब नमक में आयोडीन ना हो तो घेंगा रोग हो जाएगा, यही थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि बहुत खतरनाक ग्रंथि है, अगर ये फूल उल गई तो दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसको फूलने नहीं देना है। इसमें अवटुआ मंता रोग भी होता है बच्चों में। ठीक है, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अवटुआ मंता रोग भी होता है। ठीक है, और इससे बचाव के लिए हमें, घेंगा मेंगा से बचाव के लिए हमको आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, एक हुआ थायराइड और थर्ड है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड के जस्ट पीछे पी शेप की होती है। ठीक है, मटर के दाने के समान होती है। थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे ही उपस्थित होती है, यही के जस्ट पीछे ही।
ठीक है, यहाँ के जस्ट पीछे ही उपस्थित होती है पैराथायराइड। ठीक है, ये हार्मोन्स कौन सा निकालती है? तो पैराथायराइड हार्मोन्स निकालती है। रक्त में कैल्शियम की कमी जब होती है तो यही उसको पैराथायराइड ही मेंटेन करती है। ठीक है, हड्डी और दांत के निर्माण में नियंत्रण करती है यही। ठीक है, हड्डी और दांत के निर्माण में नियंत्रण कौन करती है? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? वो निकलता है पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी भूख, प्यास, गुस्सा, फीलिंग्स, ये सभी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथि। जो हमारी किडनी होती है, आप लोग किडनी देखे हो, ऐसे होती है, एक ऐसे होती है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एड्रीनिलीन हार्मोन्स। ठीक है, एड्रीनिलीन हार्मोन्स निकलता है यहीं से। ठीक है, एड्रीनिलीन हार्मोन्स किडनी के ऊपर होता है, जो बीपी, हृदय स्पंदन, और इसी एड्रीनिलीन जो हार्मोन्स है इसको आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। किस नाम से? तो आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं एड्रीनिलीन ग्लैंड को, एड्रीनिलीन हार्मोन्स को। ठीक है, दौड़ते दौड़ते समय ये हमें निकलता है। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन्स होता है, वो भी निकलता है जो हमें खुशी देता है। एपिनेफ्रिन और एंडोफ्रिन जो हार्मोन्स निकलता है वो हमें खुशी देता है। ठीक है, एड्रेनलिन हो गया। अग्न्याशय आप जान ही गए हैं। टेस्टिस और ओवरी आपको बता दें, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, और ओवरी ये गोनैड्स होते हैं, मेल गोनैड्स, फीमेल गोनैड्स, और ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजेन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। ये जो एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन होता है ये दोनों द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। सभी क्या करते हैं? तो सभी सेकेंडरी सेक्सुअली कैरेक्टर्स का ये निर्माण करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्माण करते। कौन? टेस्टिस और ओवरी, ये सारी चीजें। और क्या बताने लायक है? अब आपका पॉइंट आता है पादप हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के बारे में, है ना। हाँ, मधुमेह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो अग्न्याशय ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज से निकलता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है। इसे जो दवाओं द्वारा, इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो हमारे जो शरीर में, जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और ग्लूकोज अगर ब्लड में पड़ा रहा तो नुकसान करेगा। वो कब कर पाएगा? जब इंसुलिन होगा। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगा, उसके मूत्र में भी ग्लूकोज जाने लगता है, इसलिए उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, दवाओं से उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। इसको लिख लीजिए, मिटा दूं इसको मैं, बताइए। चलिए मिटा देते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन्स के बारे में, है ना। जो पादप हार्मोन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पादप हार्मोन्स। पादप के अंदर अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र नहीं होता है,
वो सिर्फ और सिर्फ पादप हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स पादप में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप में जो भी वृद्धि होगी, जो भी विकास होगा, वो सभी इसके द्वारा ही होगा। प्लांट्स का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? प्लांट स्टडी बॉटनी के अंदर। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के अंदर। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं थियोफ्रेस्टस। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। पादप हार्मोन्स में देख लेते, जैसे आपका है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स तने की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, तने की वृद्धि में सहायक। तना आपका कितना लंबा जाएगा, कैसे बदलेगा, क्या कितनी लंबाई होगी, कितनी दूरी तक बढ़ेगा, ये वो सभी कंट्रोल करता है कौन? ऑक्सिन। फिर दूसरा आता है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन्स देखो, ऑक्सिन होता है वो शाखाओं के अग्रभाग में बनता है। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है, जिब्रेलिन। लेकिन ऑक्सिन शाखा के, एक चीज याद रखना, ठीक है, शाखा के अग्रभाग में बनता है और ये कोशिका की लंबाई को नियंत्रित करता है। हाँ, ऑक्सिन कोशिका को कोशिका की कितनी लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी उसको नियंत्रित करता है ऑक्सिन। फिर जो तने की लंबाई चौड़ाई होगी उसको नियंत्रित करता है जिब्रेलिन। ठीक है, क्या नियंत्रित करता है? जिब्रेलिन। यहां पर एक होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन्स जो होता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। इसके अंदर कैसे सेल डिवीजन होंगे, कैसे सेल एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, कौन करता है? वो साइटोकाइनिन करता है। बोल देता है बताओ गैसी पादप के अंदर पाए जाने वाली गैसी हार्मोन्स का नाम बताओ। तो उसको बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, जो एथिलीन हार्मोन्स होता है ये क्या करता है? तो ये फलों को पकाता है। और अगर एथिलीन का प्रयोग पौधे में ज़्यादा कर दिया जाए तो पौधे के जो नर पुष्प होते हैं वो मादा पुष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, पौधे के जो नर पुष्प हैं वो किस में बदल जाते हैं? तो वो बदल जाते हैं आपके मादा पुष्प में, अगर आप एथिलीन का प्रयोग ज़्यादा कर दो तो। ठीक है, ये है। एक होता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, पत्तियों का तनाव हार्मोन्स। हाँ, अगर पूछा जाए आपको बताइए कि तनाव हार्मोन्स कौन सा होता है पौधे के अंदर तनाव हार्मोन्स, तो वो है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक एसिड वो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स इन प्लांट। पौधे के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखते हैं पौधे में गति होती है ना। पादप जो होता है पौधे के अंदर गति होती है, क्योंकि पौधा देखते हो छोटा रहता है, बड़ा होता है ना। पौधों में गति, पहली गति होती है प्रकाशानुवर्तन, है ना। जब पौधा प्रकाश की दिशा की तरफ गति करता है तो उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ऐसी गति जिसमें पौधा खुद मुड़ जाता है, अपने आप खुद ही चला जाता है, जिधर से प्रकाश आ रहा होता है उधर ही वो मुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ये गति है पौधे के अंदर, प्रकाशानुवर्तन। और यदि तुम गमला है, तुम गमले को ऐसे उल्टा करके रख दो तो गमले की जड़ें निकलते निकलते फिर नीचे जाएंगी जमीन में, तो वो जो गति होगी वो होगी गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गति करती हैं नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ, तो ऐसी गति को बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगर कोई रसायन पौधे को मिल रहा है और वो रसायन की तरफ गति कर रही हैं तो वैसी गति होगी रसायनानुवर्तन। ठीक है, पौधे की जड़ें गति करती हैं जल की तरफ, तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं जलानुवर्तन। क्या बोलते हैं? जलानुवर्तन। जब पौधे की गति जल की तरफ, जब मतलब पौधे का जब पौधे की जड़ें या पौधे का कोई भाग जल की तरफ गति करने लगता है
तो वो होता है जलानुवर्तन। तो पौधे के अंदर पहले तो हमको सीखने को मिला कि तंत्रिका तंत्र और सबसे बड़ी चीज जो है आपका अंतःस्रावी तंत्र दोनों नहीं पाए जाते हैं। पौधे के अंदर जो सारी चीजें कंट्रोल होती है वो सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा, पादप हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो पढ़ के कैसा लगा। नोट्स आपकी मुझे उम्मीद है अच्छी बनी होंगी, सारा कुछ समझ में आया होगा, बिल्कुल मजा आ गया होगा, तहलका मचा दिए होगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। अच्छे से पढ़ते रहो, लिखते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।